नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी हाउस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जीलैंडिया। अब ये जीलैंडिया जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो ये क्या है, कहाँ है, तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलो एक एक करके देखें। तो देखिए आज हम वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जीलैंडिया क्या है, दूसरा जीलैंडिया कहाँ है, तीसरा पेंजिया से जीलैंडिया कैसे बना, चौथा जीलैंडिया किसने डिस्कवर किया, और लास्ट क्वेश्चन है जीलैंडिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करें। तो सबसे पहला सवाल हमारा, जीलैंडिया क्या है। तो देखिए जीलैंडिया 8th कॉन्टिनेंट है। आने वाले टाइम में आप पढ़ेंगे कि 8 महाद्वीप हैं। पहले हम 7 महाद्वीप पढ़ा करते थे, अब 8 महाद्वीप पढ़ेंगे आप। जीलैंडिया को 8वां महाद्वीप कंसीडर किया जा रहा है। अब देखिए जीलैंडियाज एरिया इज नियरली 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स, 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का हो, अबाउट हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मतलब आप समझ रहे हो, या तो ऐसे कहो कि इसका जो एरिया है वो 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स है या 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और जो लगभग ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसका कितना है, लगभग आधा कह सकते हो आप, या आधे से थोड़ा सा ज्यादा, इतना है इसका एरिया। तो ऐसे करके जीलैंडिया में क्या देखा आपने, जीलैंडिया 8वां महाद्वीप है, अभी डिस्कवर किया गया है। अब देखिए जीलैंडिया कहाँ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जीलैंडिया कहाँ है। तो सबसे पहली चीज लोकेशन है इसकी, ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन। अभी इसे मैप से भी देखेंगे, पहले कुछ बेसिक सी बातें कर लें। तो इसकी जो लोकेशन है वो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, और पैसिफिक ओशन का जो साउथ वेस्ट रीजन है उस रीजन में है इसकी। अब देखिए 94% ऑफ द जीलैंडियाज 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स आर अंडर वाटर एंड ओनली 6% ऑफ द कॉन्टिनेंट इज अबव सी लेवल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जो जीलैंडिया का जो एरिया है, ठीक है, 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स या 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, उसमें से 94% जो एरिया है वो वाटर के अंदर है, और ओनली 6% जो कॉन्टिनेंट है वो सी से ऊपर है। अब देखो इसके बाद, एंड इट्स हाईएस्ट विजिबल पॉइंट्स आर न्यूजीलैंड इन साउथ एंड न्यू कैलेडोनिया इन नॉर्थ। अब इसके जो सबसे जो जो मतलब ऊपर विजिबल पॉइंट्स हैं जो दिख रहे हैं, जो समुद्र में नहीं है, वो नॉर्थ में है न्यू कैलेडोनिया और साउथ में है न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए अब इसे मैप से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी हमारे पास कितने महाद्वीप हैं और कहां कहां हैं, 2 मिनट उसके बारे में देख लें। तो अभी हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। हमारे पास जो अभी जिन्हें हम पढ़ते हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं, तो हम 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका, इधर आप देख पा रहे हैं ये है आपका अफ्रीका, यहां पे ये आपका यूरोप, इधर ये एशिया, इधर ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, और देखिए ये आपका ओशियानिया कॉन्टिनेंट या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का हो, इसका नाम ओशियानिया। तो ये बेसिकली ओशियानिया कॉन्टिनेंट जो था या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट था, वो इतना वाला एरिया हम पढ़ा करते थे कि ये ओशियानिया कॉन्टिनेंट है। तो ऐसे करके हम कितने महाद्वीप देखते थे, 7 महाद्वीप। लेकिन अब क्या हो गया, जो 8वां ओशन जो कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया गया है वो यही कॉन्टिनेंट है, यहां पर है ये वाला जो एरिया है यहां पर है, ये ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट में और पैसिफिक ओशन के साउथ वेस्ट रीजन में ये वाला जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, इसका नाम ही है जीलैंडिया। ठीक है, चलो अब देखिए आप यहां पर और दूसरे तरीके से थोड़ा मैप पे समझने की कोशिश करिए। ये आप यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पर जब आप बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है। बेसिकली हम ओशियानिया महाद्वीप को 4 तरीके से डिवाइड करके देखते थे पहले, ये ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास के आइलैंड्स एक तरीके से, फिर ये दूसरा माइक्रोनेशिया आइलैंड्स, इधर मेलानेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, और इधर तीसरा पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड।
तो ऐसे करके 4 तरीके से हम यहाँ पे पढ़ते थे। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया या उसके आसपास के का जो आइलैंड्स हैं, ठीक है। फिर दूसरा माइक्रोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मेलनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ऐसे करके हम यहाँ 4 तरीके से चीजों को कैटेगराइज किया था यहाँ पे जो साइंटिस्ट है उन्होंने। तो देखो जो पॉलिनेशिया जो ग्रुप है उसका पार्ट था न्यूजीलैंड, और मेलनेशिया ग्रुप है उसका पार्ट था न्यू कैलेडोनिया, ऐसे करके। और इसी रीजन में आप ऐसे कह सकते हो यहाँ पर ये जो कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया है इसका नाम है जीलैंडिया, जो महाद्वीप 8वां महाद्वीप खोजा गया इसका नाम है जीलैंडिया। यहाँ पर इसमें आप यहाँ देखिए, इसमें देखिए आप, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ये तस्मानिया है, ठीक है, एक आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया का। और ये पूरा का पूरा पहले जब हम पढ़ते थे तो ये जो व्हाइट व्हाइट देख रहे हो आप, ये जो व्हाइट देख रहे हो ये अंडरग्राउंड मतलब वाटर के अंदर है, ओशियन के अंदर है ये, ठीक है, ढका हुआ है पानी से। तो हम पहले क्या पढ़ते थे, जो विजिबल पॉइंट थे ये ऑस्ट्रेलिया, ये आपका न्यूजीलैंड था, और इधर ये न्यू कैलेडोनिया, आप ये जो भी प्रोनाउंस करो वो था, ठीक है। अब तो हम यही चीजें पढ़ते थे, और इन दोनों को ये सेपरेट करता था तस्मान सी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को क्या सेपरेट करता था, तस्मान सी, ये हम पढ़ा करते थे। लेकिन अभी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या डिस्कवर किया है कि ये वाला जो है ये कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जो पहले विजिबल रहा होगा, मतलब पहले ऊपर रहा होगा, मगर धीरे धीरे समय के हिसाब से पानी का लेवल बढ़ता गया और ये पानी में डूबने लगा। जो और इसके सिर्फ 2 विजिबल पॉइंट्स रह गए, जो नॉर्थ में है ये न्यू कैलेडोनिया। अब न्यू कैलेडोनिया जो है फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, फ्रांस जो है फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, इसकी राजधानी है नोमिया, न्यू कैलेडोनिया की राजधानी है नोमिया, ठीक है। लगभग शायद जहां तक 2.5 लाख के आसपास इसकी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये बेसिकली ओवरसीज टेरिटरी, अगर नहीं समझ में आए तो किसे कहते हैं कि ये पॉलिटिकली तो अपने पेरेंट कंट्री से रिलेट करती है, लेकिन ज्योग्राफिकली वहां से जो मेन कंट्री है उससे अलग होती है। तो आपको पता है फ्रांस यूरोप में, ठीक है, लेकिन उसका पॉलिटिकली तो कंट्रोल है यहाँ पर, लेकिन ज्योग्राफिकली ये सेपरेटेड है वहां से। तो ऐसे करके ओवरसीज टेरिटरी मतलब क्या होता है कि पॉलिटिकली कनेक्टेड फ्रॉम द पेरेंट कंट्री एंड ज्योग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड। तो ऐसे करके ये न्यू कैलेडोनिया। अब बात यहाँ पर आती है, फिर दूसरा है इधर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। वह अब देखो यहाँ पे मेनली 2 आइलैंड्स हैं, ये ऊपर वाला न्यूजीलैंड का ये जो आइलैंड है इसका नाम है नॉर्थ आइलैंड, और इसका नाम है ये साउथ आइलैंड। ये 2 आइलैंड विजिबल हैं यहाँ पर, बाकी छोटे मोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पर। तो ऐसे करके ये 2 पॉइंट्स विजिबल है, बाकी ये सारा जो ये है कॉन्टिनेंट है ये पानी में कवर्ड है। मगर साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है और बताया है कि ये सारे के सारे जो न्यूजीलैंड हो गया, न्यू कैलेडोनिया हो गया, उसी का ही पार्ट है, और वो अभी पानी से ढक गया है, ठीक है। अब इस पर बहुत टाइम से रिसर्च चल रहा था, तो उन्होंने क्या कहा है साइंटिस्ट ने, उन्होंने कहा है कि ये जो एक महाद्वीप के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन सबको फॉलो करता है। एलिवेशन एबव सराउंडिंग ओशियन क्रस्ट, इसका जो एलिवेशन है मतलब ऊंचाई, एक तरीके से जो समुद्री जो एक तरीके से क्रस्ट होती है, सतह होती है, उससे ऊपर है। दूसरा डाइवर्स जियोलॉजी है, बेसिकली जो इसकी आप कह सकते हो रॉक्स वगैरह की, जियोलॉजी का मतलब होता है एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओशियन के जो मतलब अर्थ के जो रॉक्स वगैरह होते हैं उन सबको एक तरीके से आप समझो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डाइवर्स जियोलॉजी है मतलब अलग अलग तरीके से जो कॉन्टिनेंट में एक वैरायटी होती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी रॉक्स वॉक्स सारी चीजें अलग अलग है। फिर इसके बाद क्रस्ट थिकर देन दैट फाउंडेड इन द ओशियन, इसका जो क्रस्ट है वो ओशियन से थिकर है। नॉर्मली क्या होता है, जो क्योंकि कॉन्टिनेंट काफी ऊपर होता है तो उसका जो क्रस्ट है, क्रस्ट बेसिकली एक तरीके से स्किन, जैसे हमारी स्किन होती है वैसे अर्थ की स्किन, तो वो क्या है, थिकर होती है। क्योंकि ओशियन जो बहुत नीचे होता है तो ऑब्वियस है उसकी जो क्रस्ट है, सतह जो है वो थिनर होगी, तो बिल्कुल उस चीज को भी फुलफिल करता है। और इसके बाद एरिया ग्रेटर देन 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो देखो नॉर्मली ये कन्वेंशंस हैं वैसे, तो यहाँ पर क्या होता है कि माना गया है कि जो महाद्वीप है उसका एरिया 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो आपको पता ही है 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ये, ठीक है। और क्लियरली डिफाइंड लिमिट्स, अब आपको पता है यहाँ पे जो लिमिट्स हैं इसकी वो पूरा मैप यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। तो ऐसे करके ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको लगभग सभी को फुलफिल कर रहा है। अब आप ऐसे कहो कि ऐसा कोई कहीं पे रिटर्न जो वो नहीं है, फीचर्स नहीं है, या फिर कोई गाइडलाइंस नहीं है कि यही गाइडलाइंस होंगी तो तभी उन्हें महाद्वीप कहेंगे, ऐसा नहीं है।
बस ये है कि हाँ ये कन्वेंशन चलती आ रही है, उन्हीं के अकॉर्डिंग इन सब चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं और उन्हीं सारी चीजों को यहाँ पर क्या है साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये सारी चीज जो ज़ीलैंडिया है उनको फुलफिल करता है, जिसकी वजह से भले ही ये 94% इसका एरिया क्या है पानी में डूब गया हो, लेकिन फिर भी ये क्या है जो कॉन्टिनेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है। अब देखिए, अब हमें पता चल गया कि हमारा जो 8 महाद्वीप है, जिसे आगे है अब सब ठीक रहा तो हम आगे पढ़ेंगे कि 8वां महाद्वीप वो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आगे है और ओशियानिया कॉन्टिनेंट में कहो एक तरीके से, ओशियानिया कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया कंट्री के ईस्ट में साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन के में है, जिसका नॉर्थ मोस्ट पॉइंट सेलेडोनिया है और साउथ मोस्ट पॉइंट जो है जो न्यूजीलैंड है, जो क्या विजिबल पॉइंट सॉरी। तो ऐसे करके अब बात आती है कि ये बना कैसे, ये आया कैसे, जरा इस पे भी बात कर लें। चलो तो देखें जरा। तो देखिए अब बात आती है कि पेंजिया से ज़ीलैंडिया कैसे बना, पेंजिया क्या है और उसे ज़ीलैंडिया कैसे बना, जरा इन सब चीजों को एक एक करके देखें। तो देखिए इट वॉज वंस अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब बात आती है कि पेंजिया से जो ज़ीलैंडिया बना है, तो पहले तो ये देखें कि ज़ीलैंडिया एक टाइम पर किसका पार्ट होता था, ऑस्ट्रेलिया का। पेंजिया अभी धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सब समझेंगे हम। तो ज़ीलैंडिया एक टाइम पे किसका पार्ट था, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था। ऑस्ट्रेलिया से ड्रिफ्ट होके वो क्या बन गया, ठीक है, अब अलग सेपरेट कॉन्टिनेंट है मतलब आज, ठीक है। अब देखो इट इज बिलीव दैट इट हैड ब्रोकन ऑफ फ्रॉम द अंटार्कटिका अबाउट 100 मिलियन ईयर्स एगो एंड देन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया अबाउट 18 मिलियन ईयर्स एगो। ऐसा माना जाता है कि 100 मिलियन ईयर्स एगो, 100 मिलियन ईयर्स एगो ये अंटार्कटिका का पार्ट था और उससे ब्रेक हुआ और धीरे धीरे करके 80 मिलियन ईयर्स एगो किससे, ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट हुआ। अभी हम समझेंगे सब चीजों को, टेंशन मत लो। अब देखो, अब इसे समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो बहुत ज्यादा लंबी है, कभी सेपरेट वीडियो बना के मैंने समझाऊंगा, लेकिन अभी आज हम इस लेक्चर को समझ सकें सिर्फ, या जो हमारा ज़ीलैंडिया है उसको समझ सकें, उतनी ही बात करेंगे। तो देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, तो कॉन्टिनेंट जो होते हैं उनका ड्रिफ्ट होना, महाद्वीपों का ड्रिफ्ट होना, टूटना, उसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मतलब महाद्वीप किस तरीके से टूट के अलग हुए हैं उसके ऊपर है ये थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी थी, तो ये थ्योरी दी थी जर्मन जियोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में, ठीक है। बहुत ज्यादा ही इसका क्रिटिसिज्म हुआ एक टाइम पे, लेकिन देखो हमेशा इतिहास वही रचता है जो पागल होता है, या ऐसे कहो कि जो समाज से हटके कुछ करने की कोशिश करता है वो समाज उसे पागल कहती है उस टाइम पे, वो अलग बात है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि जो हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करते हैं, दुनिया उन्हें पागल कहती है, लेकिन बाद में उन्हीं को ही फॉलो करती है। ऐसा ही अल्फ्रेड वेगनर के साथ भी, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो उस टाइम पर अल्फ्रेड वेगनर ने जब ये बात कही थी कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं, तो उन्हें लोग बेवकूफ कहते थे, ठीक है। बाद में वो अलग बात है कि उन्हीं की बातों को फॉलो किया। तो चलिए अब देखते हैं यहां पर कि किस तरीके से ये सारी चीजें बनी। तो देखिए एक टाइम पर हमारे जो अल्फ्रेड वेगनर थे उन्होंने क्या कहा कि आज जो धरती पर ये 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं, ओशियंस हैं, ये पहले ऐसे नहीं थे। पहले उन्होंने कहा कि ये पहले लैंड एक साथ थी, यहाँ पे जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये पेंजिया और लैंड एक साथ ही, सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और उस महाद्वीप का नाम था सुपर कॉन्टिनेंट, और सुपर कॉन्टिनेंट को कहते थे पेंजिया, ठीक है। पेन बोले तो एक तरीके से ग्लोब और जिया बोले तो लैंड। तो ऐसे करके पूरी लैंड एक साथ थी धरती पर और उसका नाम था पेंजिया। कब, लगभग टाइम को लेके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं है, बट हाँ ऐसा माना जाता है 240 टू 250 मिलियन ईयर्स एगो ये एक साथ थी और पूरे समुद्र एक साथ थे। पेंथालसा ये पूरा का पूरा सुपर क्या है, ओशियन था। जैसे ये सुपर कॉन्टिनेंट है पेंजिया, वैसे ही सुपर ओशियन का नाम क्या था उस टाइम पर, तो पेंथालसा। पेन का मतलब ही होता है एक तरीके से ग्लोब, और थालसा ओशियन को ही कहते हैं, समुद्र को थालसा कहते हैं। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा एक साथ था। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता गया और फिर क्या हो गया कि वो जो पेंजिया था वो ड्रिफ्ट हुआ, टूटने लगा। नॉर्थ वाला हिस्सा क्या कहलाया, लॉरेशिया, और साउथ वाला हिस्सा कहलाया गोंडवाना, ठीक है। अब नॉर्थ वाला हिस्सा लॉरेशिया और साउथ वाला हिस्सा गोंडवाना कैसे टूटता है, तो धीरे धीरे करके देखो, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम में प्रोसेस होता है, धीरे धीरे करके बहुत स्लो मोशन होता है, इसीलिए हम इसे वो देख नहीं पाते।
मतलब एक हमारी एज में बहुत रेयर चांस है कि ये हम देख पाए, लेकिन आप यहाँ पर फिगर में जैसे देखिए ऐसा होता है, जैसे कि ये अफ्रीका का है और अफ्रीका रीजन में इस तरीके से टूट रहा है, ईस्टर्न अफ्रीका जो है फिर से ड्रिफ्ट हो रहा है, जो आने वाले टाइम पर आज से काफी लंबे टाइम बाद वो फिर से टूटेगा, ब्रेक होगा। तो वो ऐसी दरार होती है, देखो यहाँ पे ये लोग इसके आसपास देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये ड्रिफ्ट हुआ और ये लॉरेशिया नॉर्थ वाला हिस्सा और ये साउथ वाला हिस्सा गोंडवाना कहलाया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये वाला जो समुद्र था, ये वाला समुद्र, इस समुद्र का नाम था तैथ्य सी। तैथ्य बेसिकली समुद्र के देवता को ही कहते हैं ग्रीक भाषा में एक तरीके से, ठीक है। और ये वाला पूरा समुद्र तो पैंथालसा था ही, पैंथालसा। तो ऐसे करके फिर धीरे धीरे करके वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के बाद फिर प्रेजेंट का वक्त आया, आज जो हम हैं। तो प्रेजेंट में फिर क्या हो गया, ठीक है, क्या है 7 महाद्वीप बन गए और 5 ओशियन बन गए। तो ये नॉर्थ अमेरिका बन गया आपका, ये साउथ अमेरिका बन गया, ठीक है, ये अफ्रीका बन गया, ये आपका यूरोप, ये एशिया, नीचे ये अंटार्कटिका और ये ओशियानिया पूरा। तो ऐसे करके ये 7 महाद्वीप बन गए, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बात जो है वो क्या है कि पहले पेंजिया था, इस फिगर में सारी चीजें पेंजिया टूटा लॉरेशिया गोंडवाना में। अब आप यहां पे देख पा रहे हैं इस वाले फिगर में, देखिए कि ये जो ये पेंजिया था, पेंजिया से बना आपका नॉर्थ अमेरिका और ये यूरोप, इसी यूरोप और एशिया जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये इसे यूरेशिया प्लेट कहते हैं, यूरेशिया, ठीक है। अब बात आती है यहां से गोंडवाना से, तो यहाँ पे गोंडवाना से क्या बना आपका, ये बना आपका साउथ अमेरिका, ये बना आपका अफ्रीका, ये फिर इंडिया का जो साउथ वाला हिस्सा एक तरीके से वो इंडिया ही मान लो पूरा। और ये उस टाइम पे अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हो ये जुड़ा हुआ था। तो 100 मिलियन ईयर्स एगो अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया जुड़े हुए थे लगभग लगभग। फिर 80 मिलियन ईयर्स एगो क्या हो गया, यहां से अंटार्कटिका से ही ऑस्ट्रेलिया यहां से ब्रेक हो गया और यहां से ब्रेक हो गया। तो अब क्या हो जाता है कि हमें ऊपर से तो ये विजिबल जो उठा हुआ पोर्शन तो दिख रहा है, तो उसको तो हम लोकेट कर पाए, लेकिन इसी के साथ ही जो नीचे जो एरिया हमें नहीं दिखा वो इसके नाम, उसका नाम क्या था, जीलैंडिया। तो बेसिकली ये पहले किसका पार्ट थे, पेंजिया का पार्ट थे। पेंजिया से फिर गोंडवाना का पार्ट ब्रेक होने के बाद रहे, फिर गोंडवाना से ब्रेक होने के बाद अंटार्कटिका का पार्ट रहे, अंटार्कटिका से ब्रेक होने के बाद फिर ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट रहे, ऑस्ट्रेलिया से ब्रेक होने के बाद आज ये कौन सा है, आज इसका नाम है जीलैंडिया, ठीक है, टुडे। तो ऐसे करके आपको पता चला कि ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक साथ थी पहले और फिर ब्रेक ड्रिफ्ट होते होते। ये बात कही थी किसने, ये थ्योरी दी थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, नन अदर देन अल्फ्रेड वेगनर ने। अब देखिए अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जीलैंडिया किसने डिस्कवर किया। यहां से आगे की जो वीडियो है वो थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेटेड सी है, लेकिन जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डेटा। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो शायद मैं उसको डालता नहीं, ठीक है। इसीलिए आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देना और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब बात आती है जो द नेम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द जीलैंडिया वाज प्रपोज्ड बाय ब्रूस ल्यूएंडिक इन 1995। ये जो जीलैंडिया जो नाम है ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया है। जीलैंडिया जो नाम है या कॉन्टिनेंट है, इसके बारे में पहले भी यूएस के एक जियोफिजिसिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था कि ऐसा कोई महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया के आगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री के आगे। बट उस टाइम पर उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी या उस टाइम पे किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, इस वजह से तो इस पर कोई बात हुई नहीं, ठीक है। अब बात आती है कि द रिसर्चर्स फ्रॉम द जीएनएस साइंस, ये जियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर साइंस इन न्यूजीलैंड हैव अनाउंस्ड दैट दे मैप द शेप एंड साइज ऑफ द जीलैंडिया कॉन्टिनेंट। अब देखो इसे मैं बताऊं, अभी इससे पहले एक बात बता देता हूं, ऑस्ट्रेलिया और जो आपका न्यूजीलैंड है और न्यू कैलेडोनिया है, ठीक है, इन तीनों के जो रिसर्चर्स थे वो वहां पर पहले से ही क्या डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे या खोजने की कोशिश कर रहे थे, तो कॉन्टिनेंट खोजने की कोशिश कर रहे थे, मगर बहुत ज्यादा एविडेंस मिले नहीं। और 2017 में जब इन्हें थोड़ा सा आइडिया लगा तो ये जीलैंडिया नाम फिर से न्यूज में आया, लेकिन उस टाइम पर इन्होंने पूरी की पूरी जो शेप थी और साइज था उसको मैप नहीं किया था, इस वजह से वो वहीं पर ही ज्यादा हाईलाइटेड नहीं हुआ।
मगर अभी क्या है कि जीएनएस साइंस एक न्यूजीलैंड का एक ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत ही ज्यादा हाईली एडवांस न्यूजीलैंड का रिसर्च इंस्टीट्यूट है आप ऐसे तो, ठीक है। और इसने क्या किया है, इसने अभी कुछ दिन पहले ही कहा है कि जो जीलैंडिया जो महाद्वीप है उसकी शेप और साइज को क्या है इन्होंने मैप कर लिया है। जो समुद्र के अंदर डूबा हुआ है 94% जिसका एरिया समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, उसके शेप और साइज को इन्होंने क्या है एक तरीके से मैप कर लिया है। अब बात आती है ऐसा इन्होंने किया है तो किस वजह से, क्या मतलब इनका कोई पर्सनल मोटिव है या कोई इंटरनेशनल प्रेशर है या इंटरनेशनल कोई लिंक है इस चीज का। तो ये देखो, द मैप इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव टू मैप द प्लेनेट्स एंटायर ओशन फ्लोर बाय 2030। एक्चुअल में जो जीलैंडिया या ये जो डिस्कवर किया गया है ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक ग्लोबल इनिशिएटिव है कि 2030 तक जो हमारा जो ग्रह है, ग्रह के जो समुद्र है उनकी सतह को 2030 तक पूरी तरीके से जान लिया जाएगा, ऐसा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इसे अच्छे तरीके समझने के लिए पहले हमें कुछ और भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पहले एक सवाल है, आज एक जो सवाल है सबसे इंपॉर्टेंट वो है व्हाई इज द स्टडी ऑफ द ओशन फ्लोर इज इंपॉर्टेंट। समुद्र की सतह को मेजर करना इतना जरूरी क्यों है। तो देखिए पहला, द ओशन cover over 2/3 of the our planet, and it is often said that we know more about the shape of the surface of Mars than we do about that of our ocean sea floor। देखो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी धरती पर 2/3 जो एरिया है वो समुद्र कवर करते हैं और 1/3 एरिया ही सिर्फ लैंड कवर करता है, ठीक है। तो नो डाउट ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने ओशियन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कायदे में, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें मंगल ग्रह की सतह के बारे में ज्यादा जानकारी है बजाय अपनी समुद्र की सतह के, हमें चंद्रमा की सतह के बारे में ज्यादा जानकारी है बजाय अपनी समुद्र की सतह के, ठीक है। और ये आने वाले टाइम में एक दिक्कत हो सकती थी और होगी, ठीक है, एक हो भी चुकी है या बहुत सारी हो भी चुकी है। तो पहली एक जो जिससे ये मुद्दा और ज्यादा हाईलाइटेड हुआ वो क्या है कि मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MS-370 विच डिसअपीयर्ड 8 मार्च 2014। आपको पता है कि मलेशिया की एक एयरलाइन एकदम से डिसअपीयर हो गई थी और इसके बारे में सब लोग बहुत लोग 300 से ज्यादा शायद उसमें पैसेंजर्स थे, एग्जैक्ट फिगर नहीं है बट कुछ ऐसे ही पैसेंजर्स थे और उसमें और बहुत ज्यादा ही लोग परेशान हो गए और ऐसे करके आपको ये क्या है इतनी ज्यादा दिक्कतें जब हुई और बाद में पता चला कि वो कहीं पे गायब हो गया और उसके जो एविडेंसेस थे या उसके पार्ट्स थे वो इंडियन ओशन में मिले। इसी वजह से हमें अब क्योंकि हमें पूरी इंफॉर्मेशन होती तो हम उसको तुरंत लोकेट कर लेते या आइडिया लग जाता, लेकिन हमारे पास समुद्री सतह के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी जिसकी वजह से ये ज्यादा दिक्कतें हो रही है। अब बात आती है तो फिर इसे पूरा करने के लिए क्या हुआ, तो जब ये इस तरीके की दिक्कतें हो रही है और इसको लेके इंटरनेशनल लेवल पर क्या है एक इनिशिएटिव शुरू हो गए कि अब ओशन फ्लोर जो है या समुद्र की जो सतह है उसको मेजर करना है। तो फिर एक फोरम हुआ, फोरम फॉर फ्यूचर ओशन फ्लोर मैपिंग, ठीक है। इसके लिए फॉर्म हुआ, ये मीटिंग हुई कब, हेल्ड इन मोनाको फ्रॉम 15 to 17 जून 2016। अब क्या है, मोनाको एक फ्रांस के नीचे यूरोप में एक छोटा सा इंडिपेंडेंट कंट्री कह लो या स्टेट कह लो, ठीक है, वहां पर है। अब यहां पर ये मीटिंग हुई। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है लेकिन मैं इसको रीड करता हूं फिर समझाऊंगा। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, बाय द निप्पॉन फाउंडेशन एंड जनरल बाथमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशन गैप को गाइडिंग कमिटी इन कॉपरेशन विद यूनेस्कोज इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, ब्रैकेट में लिखा है यूएन बॉडी स्पेशलाइज्ड इन ओशियन साइंस एंड सर्विसेज, एस्टेब्लिश्ड हुई 1960 में, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। अब बात आती है एंड द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, अ प्रिंसिपल एम ऑफ IHO इज एंश्योर्ड that the world seas, ocean and navigable waters are properly surveyed and charted। स्टैब्लिश हुआ 1921 में और लोकेशन है मोनाको, वही यूरोप। अब देखो सबसे पहली बात मैं इसको थोड़ा सिंपल कर दूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आगे भी हम कुछ बातें पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। ये जो ये मीटिंग हुई थी या ये फोरम हुआ था, फोरम फॉर ओशन फ्लोर मैपिंग, ये किसने ऑर्गेनाइज किया, तो ये निप्पॉन फाउंडेशन, ये जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, टोक्यो जापान से, ठीक है। दूसरा द जनरल बाथमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशन गैबिको गाइडिंग कमिटी,
ये मोनाको में है, एक तरीके से इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है। इसको काम दिया गया है कि इसे बाथमेट्रिक की सहायता से, मतलब इस कमेटी की सहायता से विश्व के सी फ्लोर को मेजर करना है, मापना है। ठीक है, ये इसका काम है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, अब बात आती है तो इसके कॉपरेशन से, मतलब इन दोनों ने, ठीक है, ये फोरम ऑर्गेनाइज किया। और इसमें हेल्प किसने करी? तो ये हेल्प करी यूनाइटेड नेशन जो है, ठीक है, उसकी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, ठीक है, जो यूनेस्को के अंडर काम करती है। उसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन। अब इसका काम क्या है? तो इसका काम है ओशियन साइंस और से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना और उसमें डील करना और उसके बारे में सर्विस प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये स्टैब्लिश हुआ 1960 में और हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। फिर इसके बाद द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO, इसका भी काम वही है। ये स्टैब्लिश हुई थी 1921 में, लोकेशन मोनाको है। इसका भी काम वही है कि जो समुद्र में जो पूरा का पूरा समुद्र है और बेसिकली वो नेविगेबल बने, उसके बारे में पूरी मैपिंग हो सके या उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हो हमारे पास, ये सब वही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बात को ठीक से समझो। पहले कोई और अलग काम कर रहा है, कोई और अलग काम कर रहा है, कोई और अलग काम कर रहा है, कोई और अलग काम कर रहा है। निप्पॉन फाउंडेशन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है पहले से, वो अलग अलग अपना किसी चीज को देख रही है। जनरल मैथमेटिक चार्ट ऑफ ओशियनोग्राफिक जो गैबिको है, ये पहले से ही अपना अलग समुद्र को नापने के लिए काम कर रही है। जो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन, ये अलग अपना देख रहा है। और ये इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ये अलग देख रही है। तो ये जब सारे के सारे को एक साथ बुलाया गया और एक साथ बुला के ये मीटिंग हुई, तो इन्होंने क्या किया? द फोरम फॉर द फ्यूचर ओशन फ्लोर मैपिंग विल ब्रिंग टुगेदर साइंटिस्ट, ओशन मैपर्स, academia as well as government and non-governmental organization to bring charting a new direction for the future of the ocean floor management। और यहाँ पे एक तरीके से डिसाइड हुआ या कुछ इस तरीके से डिसीजन लिए गए कि जो विश्व में जो साइंटिस्ट हैं, ओशियन मैपर्स हैं, जो अलग अलग और बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट हैं और जो सरकारें हैं, उन सबको इकट्ठा करके जो देश की अपनी जो इंपॉर्टेंट एजेंसीज होंगी रिसर्च में, वो और ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब मिलके उन देश की ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करेंगे और ये सारे मिलके क्या है, काम करेंगे विश्व स्तर पे कि समुद्री सतह को जल्दी से जल्दी मेजर किया जा सके। ठीक है, अब बात आती है फिर क्या है, उसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस हुई, यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस। ये कब हुई? ठीक है, तो हेल्ड इन 2017 एट न्यूयॉर्क सिटी ऑन वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून। अब देखो क्या है कि 2017 में ये यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो है न्यूयॉर्क में हुई, अमेरिका में, यूएस में। और जो 21 जून को हुई है, 21 जून को हर साल क्या होता है? तो 21 जून को हर साल होता है वर्ल्ड योगा डे और दूसरा होता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। तो इस बार जो 2020 का हाइड्रोग्राफी डे है, उसकी थीम है इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। तो ये सब आप याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हमें पता नहीं चलता पेपर में कहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो यहीं से बन रहे होते हैं, बस हमें थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना होता है और हम ऊपर से हवाबाजी कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चंस हमसे मिस हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है फिर इसके बाद ये मीटिंग हुई, तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑन 21 जून द ग्लोबल इनिशिएटिव नोन formally as the Nippon Foundation गैबको CBAT 2030 प्रोजेक्ट रिलीज। और ऐसे करके यहाँ पर क्या हो गया कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया। और किसने लिया ये? तो निप्पॉन फाउंडेशन और गैबको ने मिलके लिया। और क्या नाम दिया प्रोजेक्ट का? CBAT 2030 प्रोजेक्ट। और ये जो CBAT 2030 प्रोजेक्ट, तो यहां पर ये एक तरीके से हो सकता है ना कि फाइनल ही हो गई चीजें कि निप्पॉन फाउंडेशन जो है जापान की और गैबको जो विश्व का, जिसे सी फ्लोर को या समुद्री सतह को मापने का काम है, ये दोनों मिलके क्या है, इन्होंने काम किया, जिसमें निप्पॉन फाउंडेशन मेनली पैसे देता है, एक तरीके से आप ऐसे समझो, और गैबको उसको डील करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की सहायता से, उसको मतलब समुद्री सतह को मापने का काम करता है। और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया CBAT 2030 प्रोजेक्ट, कि 2030 तक समुद्री सतह को मेजर करना है। ठीक है, अब देखिए CBAT 2030, तो CBAT 2030 क्या है? CBAT 2030 is a global initiative to map the planet's entire ocean floor by 2030। 2030 तक समुद्र की सतह को नापने के लिए जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम है CBAT 2030। दूसरी बात, CBAT 2030 initiative is a collaboration between Japan non-profitable organization Nippon Foundation and General Mathematics Chart of the Ocean गैबको। इन दोनों ने मिलके ये कोलैबोरेशन से ये काम कर रहे हैं और ये स्टार्ट हुआ। अब इसका
आप ये कह सकते हो कि अनाउंस कब हुआ, तो ऑपरेशन लॉन्च ऑफ द प्रोजेक्ट वाज अनाउंस्ड बाय मिस्टर योही ससाकावा, जो भी प्रोनाउंस करो यार, ससाकावा, चेयरमैन ऑफ द निप्पॉन फाउंडेशन एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन फरवरी 2018। और 2018 को इस ऑपरेशन को सीबेट 2013 को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। और आज क्या है, अब देखो, अर्लियर ओनली 6% ऑफ द ग्लोबल ओशन बॉटम हैड बीन सर्वेड, पहले सिर्फ 6% ही जो है ग्लोबल ओशन बॉटम है वो सर्वे किया गया है, एंड दैट नंबर नाउ स्टैंड एट 19% इन 2020। और जो नंबर बढ़कर अब कितना हो गया है 2020 में 19% हो गया है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। तो ऐसे करके सीबेट 2030 प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, इससे हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि जनरल बैरोमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशन गैप को क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता है इसका काम क्या है, वर्ल्ड का जो समुद्री सतह है उसको मापने का काम इसको है। निप्पॉन फाउंडेशन क्या है, तो निप्पॉन फाउंडेशन जापान की नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और ये गैपको के साथ मिलके क्या है, समुद्री सतह को मापने का काम कर रही है। तो ये कुछ भी किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ये चीज आप याद रखना और इस चीज के लिए तैयार रहना। अब देखो, अब जो लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक और चीज है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द झीलैंडिया। झीलैंडिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब अब डिस्कवर तो कर लिया गया है, तो आने वाले टाइम पे इससे क्या हो सकता है और क्या होगा, ये चीज देखने की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर अब बात आती है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। तो अब ऑब्वियस है झीलैंडिया है, तो वहां से पहले तो हमें आइडिया था नहीं, तो उस लेवल पे रिसर्च नहीं होती थी क्योंकि कितना समुद्र गहरा है जो भी है। बट अब ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन न्यूजीलैंड के आसपास, ऑस्ट्रेलिया के पास आसपास पहले ही होते थे, अब और बड़े लेवल पर होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से समुद्र में पूरा का पूरा सेटअप लगाया जाता है, तब चीजें होती हैं। अब ये सेटअप ऐसा तो नहीं है ना 20 समुद्र में लगा दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी वैसे तो डे बाय डे अपग्रेड कर रही है, लेकिन फिर भी क्या होता है, जो जैसे ये सपोज करो ये लैंड है और ये ओशन है, तो ये समुद्र है, तो अब यहाँ पे मान लो लैंड बिल्कुल बहुत ही ज्यादा डी है, ये सी फ्लोर यहाँ पर है, तो समुद्री सतह यहाँ पर, तो यहाँ पे इतना गहरे में तो नहीं लगाया जा सकता, हाँ, लेकिन अगर लैंड इस वाले एरिया में यहाँ पर, तो इतने एरिया में इजीली एक्सप्लोर किया जा सकता है। अब आपको पता है एक्सप्लोरेशन हो सकता है, और आपको पता है कि वो जो झीलैंडिया है वो इतना ही नीचे है, तो यहाँ पर इजीली क्या है एक्सप्लोरेशन हो सकता है। अब क्योंकि वो पहले कॉन्टिनेंट था और डूब गया है, तो अब कहीं ना कहीं वहां पर भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन हो और बहुत बड़े अमाउंट में ये सारे क्या है रिसोर्सेज निकले, तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसकी। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मिनरल रिसोर्सेज इंक्लूड आयरन सैंड्स, वॉल्केनिक मैसिव सल्फाइड्स एंड फेरोमैग्नीज नोड्यूल्स डिपॉजिट्स। तो अभी क्या है, जब यहाँ पे रिसर्च होगी तो हमें क्या मिल सकते हैं, आयरन सैंड्स के, वॉल्केनिक मैसिव सल्फाइड्स या फेरोमैग्नीज नोड्यूल्स डिपॉजिट, ये सारी चीजें और ज्यादा मिल सकती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये होती है आयरन सैंड, या आयरन सैंड आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आयरन सैंड है, और यहाँ पर क्या है कि बेसिकली आयरन सैंड है, तो भाई आयरन ज्यादा निकलेगा, ठीक है, एक तरीके से। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैसिव सल्फाइड ओर डिपॉजिट्स, अब यहाँ पर क्योंकि नीचे समुद्र से वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो उससे सल्फर बहुत यहाँ पे बहुत सारे यूजेस में वो आ सकता है। तो और तीसरा है यहाँ पर फेरोमैग्नीज नोड्यूल्स डिपॉजिट, आप देख पा रहे हो ये है, यहाँ पर क्या है आयरन और मैंगनीज दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये। तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पर अगर निकलेगी, इसके अलावा और भी सारी चीजें हो सकती हैं, फिशिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, या और भी बहुत सारे रिसोर्सेज निकल सकते हैं। तो इसीलिए इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है झीलैंडिया की। आने वाले टाइम पर हम बहुत ज्यादा इनसे क्या है, हमें नॉलेज गेन हो सकती है, हमारी पुरानी जो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है डेवलप हुआ है, हो सकता है उससे रिलेटेड कोई चौंकाने वाला एविडेंसेस आ जाए या हमारी पास इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो ये बहुत बड़ी रिसर्च है, ठीक है, और इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी इसकी बहुत ज्यादा है होने वाली आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो ऐसे करके आज आपने क्या देखा, तो आपने देखा कि झीलैंडिया क्या है, झीलैंडिया कहाँ है, झीलैंडिया कैसे डेवलप हुआ पेंजिया से, दूसरी बात झीलैंडिया किसने डिस्कवर किया, और झीलैंडिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो ऐसे करके यहाँ पे पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, और थैंक यू सो मच।